वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। आज हम लेकर के आ गए हैं रे ऑप्टिक्स का पार्ट नंबर 3। इसके अंदर अपन करेंगे समतल सतह पर प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि दोस्तों समतल सतह पर जो प्रकाश का अपवर्तन होते हैं उनसे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करेंगे। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों यदि आप हमारे इन क्वेश्चनों की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, वहाँ पर इसको आपको डाउनलोड करने के लिए लिंक अवेलेबल हो जाती है। और दोस्तों यदि आप सब लिंक से डाउनलोड नहीं कर सकते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस को ज्वाइन कर ले, वहाँ पर भी आपको इसकी PDF फाइल अवेलेबल करा दी जाती है। तो दोस्तों वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के हमारे रे ऑप्टिक्स के पार्ट नंबर 3 की। देखते हैं इसके पहले क्वेश्चन को। अब आज का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी प्रेक्षक को तारे झिलमिलाते हुए प्रतीत होते हैं, इसके बारे में कहा जा सकता है कि। यानी दोस्तों हमें बताना है कि जो पृथ्वी पर जो तारे हैं, यानी कि दोस्तों कोई प्रेक्षक है वो किसी तारे को देखता है तो उसे वह चमकता हुआ दिखाई देता है, यानी झिलमिलता हुआ प्रतीत होता है। दोस्तों किस कारण होता है, तो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। तारे सतत प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, तारे के प्रकाश का उनके वातावरण द्वारा बार बार अवशोषण होता है, तारे के प्रकाश का पृथ्वी के वातावरण द्वारा बार बार अवशोषण होता है, या फिर पृथ्वी के वातावरण के अपवर्तनांक में उतार चढ़ाव होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी कि दोस्तों हमारे जो अर्थ होती है इसका जो एटमॉस्फेयर होता है, इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है तो बार बार यानी परिवर्तित होता है, यानी चेंज होता है। तो इसके कारण दोस्तों हमारा जो ये स्टार होता है वो हमें यानी झिलमिलता हुआ प्रतीत होता है, वो हिलता हुआ प्रतीत होता है, चमकता हुआ प्रतीत होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारदर्शी कवच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। यानी दोस्तों हमें बताना है कोई पारदर्शी कवच है उसका जो हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा वो कब अधिकतम होगा। दोस्तों हम जानते हैं जो रंगों का क्रम होता है विबग्योर VIBGYOR। दोस्तों इस क्रम से हम देखते हैं कि जो हमारा वॉयलेट कलर होता है इसका दोस्तों हमारा जो अपवर्तनांक होता है वो दोस्तों अधिकतम होता है, और ये जो रेड कलर होता है दोस्तों इसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी बैंगनी प्रकाश के लिए दोस्तों जो हमारा जो पारदर्शी कवच होगा उसका अपवर्तनांक अधिकतम होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कांच का अपवर्तनांक 1.5 है जबकि निर्वात की तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो इस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कांच में होगी। यानी दोस्तों हमें दिया हुआ है कोई कांच है उसका जो अपवर्तनांक है दोस्तों वो हमें दिया हुआ है 1.5, और कोई प्रकाश दिया हुआ है दोस्तों उसकी वायु के यानी निर्वात के अंदर दोस्तों जो उसकी तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ दी हुई है दोस्तों वो 6000 एंगस्ट्रॉम दी हुई है। और हमें ज्ञात करना है कि दोस्तों इस माध्यम के अंदर यदि प्रकाश गुजरे तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। दोस्तों याद रखना जो अपवर्तनांक का फॉर्मूला है यानी कि अपवर्तनांक जो बराबर होता है वो इसके भी बराबर होता है, कि यानी कि जो कोई प्रकाश है उसकी एक तो वायु के अंदर तरंग दैर्ध्य और उस बट्टे में लेमडा यानी कि है मीडियम है। यानी कि दोस्तों जो इस माध्यम की तरंग दैर्ध्य होती है और इस वायु निर्वात के अंदर जो तरंग दैर्ध्य होती है इन दोनों का अनुपात होता है दोस्तों अब हमारा अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.5, और लेमडा वायु का मान है दोस्तों हमें 6000 दिया हुआ है वायु के अंदर उसकी तरंग दैर्ध्य निर्वात के अंदर। और दोस्तों हमें लेमडा मीडियम ये ज्ञात करना है। तो इसको यदि अपन ज्ञात करते हैं तो यहाँ से दोस्तों हमारा जो लेमडा मीडियम इज इक्वल टू हो जाएगा वो 6000 अपॉन में 1.5 हो जाएगा। यदि अपन इसको स्क्रॉल करेंगे तो दोस्तों में 4000 निकल कर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी 4000 एंगस्ट्रॉम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक पहले की तुलना में भिन्न है तो परिवर्तित होता है। यानी दोस्तों हमें बताना है कोई दो माध्यम दिए हुए हैं, हमें उन दोनों का माध्यम दोस्तों भिन्न भिन्न है, और जो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है दोस्तों हमें बताना है कि इसकी किस किस प्रॉपर्टीज़ के अंदर यानी चेंज होगा और कौन कौन सी हमारी अनचेंज होगी। दोस्तों हमें दी हुई है आवर्ती तरंग दैर्ध्य एवं वेग। दोस्तों याद रखना जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दोस्तों जो फ्रीक्वेंसी होती है आवर्ती होती है दोस्तों उसका मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, ये हमारी अनचेंज होती है, बल्कि हमारी जो वेवलेंथ और वेलोसिटी होती है दोस्तों उसका मान एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के बाद यानी दोस्तों चेंज हो जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी कौन कौन से परिवर्तित होंगे, यानी तरंग दैर्ध्य तथा वेग के अंदर परिवर्तन होगा लेकिन आवर्ती है दोस्तों वो हमारी अनचेंज रहती है।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ में एक प्रकाश की आवृत्ति 4 × 10⁻14 हर्ज तथा तरंग दैर्ध्य 5 × 10⁻7 मीटर है, तो प्रकाश का अपवर्तनांक है। यानी दोस्तों हमें दिया हुआ है कोई हमारी लाइट वेव है, उसकी दोस्तों जो फ्रीक्वेंसी है दोस्तों वो हमें दी हुई है 4 × 10⁻14 और इसकी जो वेवलेंथ है दोस्तों वो हमें 5 × 10⁻7 दी हुई है। तो हमें दोस्तों इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछा है। तो दोस्तों हम जानते हैं जो हमारा अपवर्तनांक यानी म्यू का फॉर्मूला होता है वो हमारा C/V होता है। यानी जो हमारे जो लाइट की दोस्तों हमारी जो वैक्यूम के अंदर यानी वेलोसिटी होती है और किसी मीडियम के अंदर जो वेलोसिटी होती है उसके यानी कि अनुपात के बराबर होता है, रेशियो के बराबर होता है। दोस्तों हमारा जो V बराबर का जो फॉर्मूला होता है वो ये भी होता है हमारा यानी म्यू लैम्डा होता है, यानी आवर्ती गुणा तरंग दैर्ध्य होता है। तो अब हमारा जो अपवर्तनांक हो जाएगा दोस्तों वो ये इस प्रकार हो जाएगा C/म्यू लैम्डा हो जाएगा। दोस्तों हमें C का मान पता है, म्यू का मान दिया हुआ है, लैम्डा का मान दिया हुआ है और अपवर्तनांक का मान पूछा तो अपन निकाल सकते हैं। C का मान अपन यहाँ पर रखेंगे 3 × 10⁻- यानी +8 हो जाएगी दोस्तों। अपॉन में हमें आवर्ती दी हुई है 4 × 10⁻14 दी हुई है और दोस्तों हमें जो वेवलेंथ दी हुई है वो दी हुई है 5 × 10⁻7। यदि दोस्तों अपन इसको सोल्व करते हैं तो ऊपर तो 3 × 10⁻8 दिया हुआ है और दोस्तों नीचे जो हमारा बन जाएगा 5 चौक 20, तो इसका 2 तो ये हो गया और दोस्तों 10⁻14 और -7 यानी 7 बचेगी और 20 वाला एक 0 ले लेंगे तो 10 की पावर हो जाएगी 8 है। 10⁻8 से 10�8 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3/2 यानी कि 1.5। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कि जो हमारा अपवर्तनांक होगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा दोस्तों इन यानी मीडियम का वो जाएगा 1.5 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 सेंटीमीटर ऊंचे बर्तन में किस ऊंचाई तक पानी भरा जाए कि बर्तन ऊपर से देखते हुए आधा भरा हुआ यानी प्रतीत हो। यानी दोस्तों में दिया हुआ है कोई हमारा बर्तन है उसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो 21 सेंटीमीटर दी हुई है और उसको है कि दोस्तों किसी ऊंचाई तक भर दिया जाता है, मान लो कि x ऊंचाई तक भर देते हैं। दोस्तों ये जो जितना बर्तन खाली रहता है यानी कितना बचेगा हमारा 21 - x बचेगा। दोस्तों हमें इतना ही भरा हुआ दिखाई देता है, यानी कि भरते हैं तो इसको x को, लेकिन हमें आधा ही भरा हुआ दिखाई देता है, यानी जितना खाली होता है दोस्तों उतना ही हमें भरा हुआ प्रतीत होता है। दोस्तों हमें बताना है क्या पूछा गया है कि उसको किस ऊंचाई तक भरा जाए, यानी कि दोस्तों हमें इस x का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि दोस्तों हमारा जो अपवर्तनांक का जो मान होता है दोस्तों हमारा वास्तविक ऊंचाई बटे आभासी के यानी कि जो हाइट होती है ऊंचाई उसके अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों अपन वायु जो हमारा ये पात्र है इसको यदि पानी से भरते हैं तो वास्तव में तो x ऊंचाई तक भरते हैं, लेकिन हमें ऊपर से कितना दिखाई देता है, यानी कि दोस्तों जितना पात्र खाली बचता है उतना ही भरा हुआ दिखाई देता है, यानी कि पात्र आधा भरा हुआ दिखाई देता है। तो आभासी ऊंचाई हो जाएगी दोस्तों वो हमारे 21 - x हो जाएगी। दोस्तों यहाँ से हमें म्यू का मान दिया हुआ है तो म्यू का मान अपन रख देंगे यहाँ पर 4/3 दिया हुआ है। दोस्तों यदि इस इक्वेशन को यदि अपन सोल्व करते हैं तो हमारा x का मान निकल कर आ जाएगा, यानी कि सबसे पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रकार से तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 21 को यदि अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों हमारा 84 हो जाएगा और यदि 4 ये फिर हो जाएगा -4x और इज इक्वल टू में हो जाएगा दोस्तों हमारा 3x। यदि इसको आगे सोल्व करते हैं तो दोस्तों हमारा 7x अपॉन में हो जाएगा 84। तो यहाँ से दोस्तों यदि 7 को 84 से डिवाइड करते हैं तो हमारा x का मान दोस्तों हमारा जो प्राप्त हो जाएगा वो 12 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 12 प्राप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि दोस्तों हम x को यानी 12 सेंटीमीटर यानी कि ऊंचाई तक भरेंगे 21 सेंटीमीटर के पात्र को, तो हमें जो पात्र होगा दोस्तों वह आधा भरा हुआ ही दिखाई देगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्णीय प्रकाश वायु से म्यू अपवर्तनांक के कांच में अपरिवर्तित होता है तो आपतित तथा अपवर्तित तरंगों का तरंग दैर्ध्य का अनुपात होगा। यानी कि दोस्तों में दिया हुआ है कोई एक वर्णीय प्रकाश है वो वायु से यूं अपवर्तनांक का कांच है उसमें यानी अपवर्तित होता है। दोस्तों हमें बताना है कि आपतित तथा अपवर्तित तरंगों की तरंग दैर्ध्य का अनुपात होगा। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो म्यू का फॉर्मूला होता है दोस्तों हमारा होता है C/V होता है, यानी एयर के अंदर प्रकाश की चाल अपॉन में मीडियम के अंदर
प्रकाश की जो हमारी वेलोसिटी होगी वो जाएगी। दोस्तों यहाँ से अपन जानते हैं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है दोस्तों हमारा होता है म्यू इंटू लेमडा होता है। तो यहाँ पर दोस्तों म्यू का मान यानी प्रकाश के लिए समान होता है, तो जो हमारा एयर के अंदर जो इसकी दोस्तों प्रकाश की चाल हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी म्यू इंटू लेमडा एयर अपॉन, यानी कि दोस्तों हमारा जो मीडियम है उसके अंदर जो वेलोसिटी का मान हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू इंटू लेमडा मीडियम। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि वी से वी कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, हमारे जो लेमडा ए अपॉन लेमडा एम का दोस्तों में जो अनुपात प्राप्त होता है वो हमारा म्यू के प्राप्त होता है। तो अपन कह सकते हैं कि दोस्तों हमारा जो लेमडा ए और लेमडा एन का जो अनुपात हो जाएगा वो म्यू अपॉन में एम प्राप्त हो जाएगा, यानी कि म्यू अनुपात 1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्णी प्रकाश किरण पुंज सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरती है तो परिणाम स्वरूप इसका वेग बढ़ता है, वेग घटता है, इसकी आवृत्ति घटती है और तरंग दैर्ध्य घटता है। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी कोई एक वर्णी प्रकाश है दोस्तों वह एक यानी कि सघन माध्यम से यदि विरल माध्यम में जाती है तो उसका प्रकाश का वेग बढ़ जाएगा, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं जो वेलोसिटी होती है दोस्तों वह हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है यानी म्यू यानी अपवर्तनांक होता है दोस्तों उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे ही यदि इसका मान बढ़ाया जाता है तो वेलोसिटी का मान हमारा कम हो जाएगा, यदि इसका मान कम किया जाता है तो वेलोसिटी का मान बढ़ जाता है। यानी कि दोस्तों हमारा विरल माध्यम में जा रहा है यानी अपवर्तनांक का मान डिक्रीज हुआ है तो हमारी जो वेलोसिटी होगी दोस्तों इसका मान में इंक्रीज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवरक्त किरणों के लिए अपवर्तनांक का मान है। यानी दोस्तों हमें बताना है कि जो हमारा इंफ्रारेड लाइट होती हैं दोस्तों उनके लिए जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो हमें बताना है कि अल्ट्रावायलेट किरणों के इक्वल हो गया, अल्ट्रावायलेट किरणों से यानी लेस हो गया, अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारा ग्रेटर होगा। दोस्तों याद रखना जो हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं दोस्तों उनका जो तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम होता है दोस्तों वही होता है। याद रखना सबसे पहले आती है हमारी गामा रेज, उसके बाद में आती हैं एक्स रेज दोस्तों, उसके बाद में आती हैं अल्ट्रावायलेट, उसके बाद में आता है हमारा दृश्य क्षेत्र दोस्तों, उसके बाद में आता है हमारा इंफ्रारेड दोस्तों, और उसके बाद में रेडियो तरंगें, उसके बाद में माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंगें। तो यहाँ से दोस्तों अपन देखते हैं कि जो हमारी इंफ्रारेड तरंगें होती हैं उनका जो तरंग दैर्ध्य होता है तो अल्ट्रावायलेट किरणों से अधिक होता है। हम जानते हैं दोस्तों हमारा जो अपवर्तनांक होता है दोस्तों वह व्युत्क्रमानुपाती होता है तरंग दैर्ध्य के, इसलिए जिसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होगी उसके लिए अपवर्तनांक का मान कम हो जाएगा। तो दोस्तों इंफ्रारेड जो हमारी तरंगें होगी उनका जो हमारा जो तरंग दैर्ध्य होगा यानी कि अपवर्तनांक होगा दोस्तों वह हमारे अल्ट्रावायलेट किरणों से कम हो जाएगा, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी पराबैंगनी किरणों से कम हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक 0.2 है तो हीरे के में प्रकाश का वेग सेंटीमीटर पर सेकेंड में लगभग है। यानी कि दोस्तों में दिया हुआ है कोई हीरा है उसका अपवर्तनांक 2 दिया हुआ है, तो इसके अंदर जो प्रकाश की दोस्तों वेलोसिटी होगी वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में हमें ज्ञात करनी है। दोस्तों हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा c अपॉन में म्यू होता है। तो हम जानते हैं प्रकाश की चाल का जो हमें मान होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और म्यू का मान दोस्तों में 2 दिया हुआ है तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोस्तों हमें निकालना है सेंटीमीटर पर सेकेंड में, तो दोस्तों यदि मीटर को अपन सेंटीमीटर में परिवर्तित करेंगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1.5 × 10⁻10 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मीटर गहराई का एक आयताकार टैंक पानी यानी म्यू = 4/3 से पूर्णतः भरा हुआ है और इसकी तली कितने गहराई पर दिखेगी। यानी दोस्तों में दिया हुआ है कोई पात्र है और वह 8 मीटर यानी गहराई का है और वह पूर्णतः भरा हुआ है, और दोस्तों जल का जो अपवर्तनांक है वो 4/3 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि दोस्तों हमारा जो अपवर्तनांक बराबर होता है दोस्तों वह हमारा वो वास्तविक गहराई अपॉन में आभासी गहराई के इक्वल होता है। तो वास्तविक गहराई दोस्तों में जो पानी भरा हुआ है उसकी 8 मीटर दी हुई है और आभासी में निकालनी है, म्यू का मान हमें दिया हुआ है। तो यदि म्यू का मान अपन 4/3 रखेंगे और वास्तविक गहराई का मान 8 रखेंगे तो दोस्तों आभासी गहराई यहाँ से अपन निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 4h डैश हमारा इक्वल टू हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो दोस्तों h डैश का मान यहाँ से अपन निकालते हैं दोस्तों में 6 प्राप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी कि दोस्तों जो मैं पात्र यानी भरा हुआ देखा दोस्तों वो हमारे ओनली 6 मीटर तक की भरा हुआ दिखाई देगा, यानी कि तो आभासी गहराई का मान हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक प्रकाश किरण पुंज किसी पर्दे पर यानी किसी बिंदु I पर अभिसारित हो रही है। यदि समतल यानी कांच की समांतर प्लेटें जिसकी मोटाई T तथा अपवर्तनांक म्यू है, तो कांच की पुंज को यानी पथ में देखा जाता है तो अभिसारित बिंदु विस्थापित हो जाएगी। यानी कि दोस्तों में दिया हुआ है कोई प्रकाश की किरण है और वह किसी बिंदु पर अभिसारित हो रही है, यानी कि दोस्तों कोई बिंदु है उस पर अभिसारित हो रही है, यानी I बिंदु पर अभिसारित हो रही है। तो हमें बताना है कि दोस्तों यदि उसके मार्ग में कोई T मोटाई और म्यू अपवर्तनांक वाला कांच की यानी कि उस प्लेट रख दी जाए, तो हमें बताना है कि जो नया यानी कि बिंदु प्राप्त होगा अभिसारित बिंदु, वो कहाँ भी प्राप्त होगा। दोस्तों हम जानते हैं कि जब कोई किरण यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो वह अभिलंब की ओर विस्थापित हो जाती है। तो दोस्तों किरण पहले इस तरफ जा रही थी, अब थोड़ी इस तरफ हो जाएगी, यानी कि अभिलंब की ओर विस्थापित हो जाएगी। और दोस्तों हम जानते हैं फिर से यदि सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर विस्थापित हो जाएगी। फिर दोस्तों यानी कि पहले वाली किरण है उसके समांतर हो जाएगी। दोस्तों इस प्रकार से किरण जाएगी दोस्तों यहाँ पर आ जाएगी। और दोस्तों ये जो विस्थापन होता है इसका जो मान होता है दोस्तों हम जानते हैं वो होता है T इंटू 1 - 1 में म्यू होता है। दोस्तों ये विस्थापन का मान याद रखना, यानी कि जब कोई किरण किसी कांच की प्लेट से निकलती हैं तो इन किरण दोनों जो हमारी जो पहले वाली किरण है और जो अपवर्तित किरण है उनके मध्य जो विस्थापन होता है वो होता है T इंटू 1 - 1 म्यू होता है। और दोस्तों यानी कि यह हमें बताना है कि ये दूर जाएगी या पास जाएगी, यानी कि दोस्तों यहाँ पर पहले हमारी अपसारित बिंदु यहाँ पर प्राप्त हो रहा था, नया अपसारित बिंदु दोस्तों में यहाँ पर प्राप्त हुआ है, यानी कि दूर प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है T मोटाई व N अपवर्तनांक वाले कांच की प्लेट से प्रकाश गुजरता है। यदि निर्वात में प्रकाश का वेग c हो तो प्रकाश की प्लेट पार करने में प्रकाश को लगा समय होगा। यानी दोस्तों में दिया हुआ है कोई T मोटाई तथा N अपवर्तनांक वाले कांच की कोई प्लेट से यानी कोई प्रकाश गुजरता है, तो हमें उसकी दोस्तों उसको गुजरने में लगा समय निकालना है। दोस्तों हम जानते हैं यदि कोई माध्यम से प्रकाश गुजर रहा है तो उसकी वेलोसिटी होती है वो होती है हमारी c अपॉन में म्यू होती है, यानी ये अपवर्तनांक n दिया हुआ है तो दोस्तों हमारा c अपॉन में n हो जाएगा। और हमें इसकी दोस्तों कांच की जो मोटाई दी हुई है वो t दी हुई है। हम जानते हैं कि किसी दूरी तय करने में जो लिया गया समय है होता है दोस्तों समय हमारा इक्वल टू होता है दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर इसको दोस्तों t दूरी तय करना है तो ये हो जाएगा t, और चाल हमें दी हुई है c अपॉन में n, तो यानी ये हमारा हो जाएगा एन टी अपॉन में c हो जाएगा। तो लिया गया समय हो जाएगा एन टी अपॉन में c, ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर c वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक प्रकाश तरंग वायु से पानी में जाती है तो कौन सा यानी निम्न गुण यानी अपरिवर्तित रहता है। यानी दोस्तों हमें बताना है कि जब कोई एक प्रकाश तरंग वायु से यानी दोस्तों वायु से पानी में जाती है तो कौन सा गुण अपरिवर्तित रहेगा। तो दोस्तों मैंने बताया था कि जब कोई किरणें दो यानी कि है डिफरेंट वाले अपवर्तनांक वाले माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दोस्तों की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा नियत रहती है, वो अनचेंज रहती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी का मान अपरिवर्तित। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच और जल के अपवर्तनांक वायु के संदर्भ में क्रमशः 3/2 व 4/3 है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। यानी दोस्तों हमें दिया हुआ है कि हमारा जो कांच का एवं जल का यानी वाटर का एयर के सापेक्ष दोस्तों हमारा जो अपवर्तनांक है वो क्रमशः 3/2 व 4/3 दिए हुए हैं। और दोस्तों हमें पूछा गया है कि जो हमारा गिलास है उसका हमें पूछा गया है वाटर के सापेक्ष, यानी वाटर के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होगा कितना होगा। दोस्तों हम जानते हैं जो ये फॉर्मूला होता है यदि आई म्यू जे हमें दोस्तों में दिया हुआ हो तो इसका जो फॉर्मूला होता है म्यू जे अपॉन में म्यू आई होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों म्यू जी अपॉन में म्यू डब्ल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों में म्यू जी का मान दिया हुआ है वो हमें 3/2 दिया हुआ है, इसको डिवाइड कर देंगे म्यू डब्ल्यू से यानी म्यू वाटर से दोस्तों इसका मान हमें दिया हुआ है 4/3। तो यदि इसको अपन डिवाइड करते हैं दोस्तों ऊपर चला जाएगा तो 3 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, और 4 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 9/8, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि माध्यम आई से जे में जाने पर प्रकाश की किरण आई म्यू जैसे प्रदर्शित होता है तो 2 म्यू 1 और 3 म्यू 2 एवं 4 म्यू 3 का मान होगा। यानी दोस्तों हम जानते हैं कि यदि कोई आई माध्यम से जे माध्यम में जा रही है और उसका जो अपवर्तनांक होता है वो ये होता है आई म्यू जे। दोस्तों इसको अपन इस प्रकार भी लिखते हैं, ये होता है म्यू जे अपॉन म्यू आई। दोस्तों इस फॉर्मूले को इन तीनों में अपन तीनों के लिए लगाते हैं तो क्या प्राप्त होगा। यानी दोस्तों 2 म्यू 1 के लिए प्राप्त हो जाएगा म्यू 1 अपॉन में म्यू 2, और दोस्तों 3 म्यू 2 के लिए प्राप्त हो जाएगा म्यू 2 अपॉन में म्यू 3,
और दोस्तों इसके लिए प्राप्त हो जाएगा में μ3 अपॉन में μ4। तो यहाँ से दोस्तों अपन देखते हैं कि μ2 से μ2 कैंसिल हो जाएगा, μ3 से μ3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा प्राप्त हो जाएगा वो प्राप्त होगा μ1 अपॉन में μ4 प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों इसको अपन फिर से इसी क्रम में चेंज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 4μ1 होगा। दोस्तों में कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है ये, तो दोस्तों अपन इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। दोस्तों इसको अपन व्युत्क्रम करेंगे यानी बट्टे में लेकर के जाएंगे, तो इसके मान पर यानी कि संख्या परिवर्तित हो जाएगी, हो जाएगी हमारी 1μ4 हो जाएगा, 1/1μ4। तो ये हमें ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी वाला, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य माध्यम में म्यू गुनी यानी कम हो जाती है, तो माध्यम में म्यू गुनी कम हो जाती है, तो एक गोताखोर जल के अंदर किसी वस्तु को देखता है, तो जिसकी प्रकृति का रंग दोस्तों में हरा दिखाई देता है, तो उसे वस्तु दिखाई देगी। यानी दोस्तों में बताना है कि जो वस्तु किस रंग की दिखाई देगी। यदि उसको वायु के अंदर दोस्तों में हरा प्रकाश दिखाई देता है, तो जल के अंदर कैसी दिखाई देगी। तो दोस्तों याद रखना, जो हमारा कोई भी वस्तु है उसका जो रंग निर्धारित किया जाता है दोस्तों आवर्ती के अनुसार निर्धारित किया जाता है, जिसकी आवर्ती का मान है जैसे जैसे परिवर्तित होता है, जैसे जैसे ही हमारी जो वस्तु होती है उसका रंग में अलग अलग दिखाई देने लगता है। दोस्तों हम जानते हैं कि कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो उसकी जो दोस्तों हमारी जो आवर्ती होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, उसका मान अनचेंज होता है, अपरिवर्तित रहेगा। दोस्तों हमारा जो उसका रंग होगा वह भी हमारा वही रहेगा, हरा ही होगा, यह हमारा परिवर्तित नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि जो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो अनचेंज है। दोस्तों हमारा जो ये वस्तु का कलर भी हमारा अनचेंज होगा, तो हमें वस्तु हरी ही दिखाई देगी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, √2 अपर्तनांक के एक कांच के आयताकार गुटके के अंदर संचरण कर रही है प्रकाश की किरणें कांच वायु सतह पर 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, वायु का अपर्तनांक 1 है, तो इन परिस्थितियों में किरणें, यानी दोस्तों हमें बताना है कि कोई आयताकार कांच का गुटका है दोस्तों, इसका जो अपर्तनांक हमें दिया है √2 दिया हुआ है। तो दोस्तों हमें बताना है कि जो इसकी सतह पर 45 डिग्री से कोई किरण आपतित हो रही है, तो हमें बताना है कि आगे वह किसी विचलन के साथ वायु में उत्सर्जित हो जाएगी, या फिर कांच में परावर्तित हो जाएगी, या दोस्तों अवशोषित हो जाएगी, या हवा में 90 डिग्री के कोण के साथ अपवर्तित हो जाएगी। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी कि हमें करने के लिए सबसे पहले इसका अपवर्तन कोण निकालना होगा। दोस्तों अपवर्तन कोण निकालने के लिए हम जानते हैं स्नेल का नियम होता है दोस्तों, हमारा होता है μA अपॉन μg होता है, ये इक्वल टू होता है sin I अपॉन sin R होता है। दोस्तों μA का मान हमें दिया हुआ है 1, μg का मान दिया हुआ है √2, और दोस्तों इस प्रकार हम देखते हैं sin R का मान यानी कि हमें दिया हुआ है sin 45 दिया हुआ है I का मान, और R का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर I का मान 45 रख देंगे, R का मान अपन निकाल लेंगे। दोस्तों यहाँ से अपन यदि इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोस्तों में जो sin R प्राप्त हो जाएगा दोस्तों वो प्राप्त हो जाएगा 1 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों sin 45 का मान भी हमारा 1/√2 होता है, और ये इधर आएगा दोस्तों इसके डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा, तो sin R इक्वल टू दोस्तों में प्राप्त होगा एयर। तो यहाँ से अपन देखते हैं R का मान दोस्तों में 90 डिग्री प्राप्त हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि दोस्तों हमारा जो प्रकाश की यानी जो किरण होगी वह हवा में 90 डिग्री के कोण के साथ यानी कि कोण के साथ उत्सर्जित हो जाएगी। यानी कि दोस्तों यदि इस प्रकार जा रहा है तो यह 90 डिग्री के साथ यहाँ से उत्सर्जित हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एप्सिलॉन नोट एवं म्यू नोट किसी मुक्त आकाश की तरफ से विद्युतशीलता एवं चुंबकीय पारगम्यता है, तो ई एवं म्यू माध्यम की सापेक्ष राशियां हैं, तो माध्यम का अपवर्तनांक है। यानी दोस्तों में दिया हुआ है कि जो हमारा एप्सिलॉन नोट है और म्यू नोट है, यह है आकाश की यानी विद्युतशीलता एवं चुंबकीय पारगम्यता है, और म्यू एवं ये है दोस्तों माध्यम के सापेक्ष राशियां हैं। तो हमें माध्यम का अपवर्तनांक बताना है क्या होगा। दोस्तों हम जानते हैं जो अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है वो होता है C अपॉन में V होता है, यानी कि जो प्रकाश की चाल इन एयर एंड प्रकाश की चाल इन मीडियम, इन दोनों का रेशियो लिया जाता है। और दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो C इक्वल टू होता है दोस्तों वो हमारा होता है 1 अपॉन म्यू नोट एप्सिलॉन नोट होता है। दोस्तों याद रखना C इक्वल टू ये भी होता है, और हमारा जो V का मान होता है दोस्तों यह किसी माध्यम के लिए ये होता है म्यू और इंटू एप्सिलॉन, यानी कि दोस्तों नोट नहीं होता है माध्यम के लिए, माध्यम का विद्युतशीलता एवं चुंबकीय पारगम्यता रख देते हैं। दोस्तों यहाँ से अपन यदि अपवर्तनांक का मान प्राप्त हो जाएगा तो हमें यह प्राप्त होगा 1 अपॉन में
म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अपॉन में हो जाएगा दोस्तों 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यदि इसको अपन सोल्व करेंगे दोस्तों, ये तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि म्यू और एप्सिलॉन तो ऊपर चला जाएगा और नीचे बढ़ जाएगा रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, क्योंकि ऊपर तो हमारा म्यू एम एप्सिलॉन नॉट और नीचे दिया हुआ है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला।